नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट में जंग शुरू कर अमेरिका और इजरायल बुरी तरह फंस गए हैं। ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिससे इजरायल तो मलबे में बदलता हुआ नजर आ ही रहा है। वहीं इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बेसों पर भी कोहराम मच गया है। ईरान का दावा है कि उसने जवाबी हमले में अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वही बेड़ा है जिसे अमेरिका अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत बताता है, लेकिन अब ईरान की मिसाइलों ने उसे भी नहीं बख्शा, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो अमेरिका और इजरायल पर भारी पड़ा ईरान। इस जंग में कैसे ईरान के हमलों ने अमेरिका और इजरायल की उड़ा दी है नींद, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान के खिलाफ जंग में बुरी तरह फंसा अमेरिका। नाटो ने जंग में शामिल होने से किया इनकार। ब्रिटेन और स्पेन ने भी बनाई दूरी। भड़के ट्रंप। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी संघर्ष को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। कहा मानवीय मदद पर लगी रोक, तुरंत रोके जंग। तालिबानी सेना ने पाकिस्तान को बड़ी चोट देने का किया दावा। नेपाल में वोटिंग से पहले पूर्व पीएम केपी ओली का बड़ा बयान। बोले भारत और चीन को एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे खड़ा। जेनजी आंदोलन के पीछे बताया विदेशी ताकतों का हाथ। और चलते चलते में देखेंगे अंटार्कटिका में बर्ड फ्लू का तांडव। क्या खत्म हो जाएंगे पेंगुइन? इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने इक्वाडोर में शुरू किया जॉइंट ऑपरेशन। ड्रग्स के सप्लाई में जुटे आतंकियों का पूरी तरह सफाया करने का किया दावा। कहा ये नार्को टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई। राष्ट्रीय जन कांग्रेस में नई पंचवर्षीय योजना जारी करने के लिए तैयार चीन। 2026 के लिए 4.5 से 5% की विकास दर का लक्ष्य तय करने की उम्मीद। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बड़ा कदम। परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा भूमध्य सागर। परमाणु नीति में बदलाव का भी कर चुके हैं ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने दी होली की शुभकामनाएं। कहा अच्छाई की बुराई पर जीत। दोस्ती और माफी की अहमियत और मानवता की एकता का प्रतीक है ये त्योहार। तो ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। जिस जंग को ट्रंप 1 या 2 दिन की जंग बता रहे थे, वो जंग अब ट्रंप के हाथ से निकल चुकी है। ईरान के हमलों ने पूरा मिडिल ईस्ट हिला दिया है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इराक, जॉर्डन सहित पूरे मिडिल ईस्ट पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन की बौछार हो रही हैं। इजरायल तो मलबे में बदलने लगा है, जहां हर घंटे सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। उसने कहा है कि हमारे मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया है। इस कैरियर पर मौजूद सैकड़ों सैनिकों की जान चली गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका से कहा है कि उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो गई है। जल्दी ही मिसाइलें उपलब्ध कराई जाएं, नहीं तो ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। लेकिन जिस तेजी से अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं, उसके बाद ईरान के हमले रोकना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस बीच आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया। आईआरजीसी ने इसे एक जबरदस्त हमला बताया, क्योंकि जिस जगह यह हमला हुआ है वो ईरान से 600 किलोमीटर दूर था। हमले के वक्त डिस्ट्रॉयर एक यूएस टैंकर से फ्यूल भर रहा था। ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिकी जंगी जहाज को गदर 380 और तलाईह मिसाइलों का इस्तेमाल करके निशाना बनाया है। गदर मिसाइल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इसे सटीक हमलों और तेजी से डिप्लॉयमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायल के हर्मीस ड्रोन को भी मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। हर्मीस ड्रोन को तबाह कर ईरान ने ट्रंप के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अब काम करता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला किया है। ईरानी ड्रोन ने दूतावास परिसर में मौजूद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सीआईए के स्टेशन पर हमला किया। सीआईए ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने जरूर कहा कि रियाद के अमेरिकी दूतावास पर 2 ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन हमले से एम्बेसी की छत ढह गई है।
वहीं रियाद, लेबनान और कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी को अब बंद कर दिया गया है और अमेरिकी नागरिकों को अगली सूचना तक दूर रहने के लिए कहा गया है। ईरान की तरफ से तेज होते हमलों ने अब ट्रंप को भी मुश्किल में डाल दिया है। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि अब ये जंग कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब जंग का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ट्रंप पर अमेरिका को जबरदस्ती जंग में शामिल करने के आरोप लग रहे हैं। उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया जा रहा है और दबाव में आए ट्रंप ने अब ईरान से बातचीत की इच्छा जताई है। अब तक वो जो दावा कर रहे थे कि ईरान में रिजीम चेंज होगी, उसे लेकर भी उनके सुर बदल गए हैं। अब ट्रंप का कहना है कि ईरान की सरकार जो काम कर रही है उसमें ही नया नेतृत्व सामने आएगा, जिससे बातचीत हो सकती है। ट्रंप के बयान से यह साफ हो गया है कि ईरान के राज परिवार के सदस्य रजा पहलवी, जो खामेनेई के बाद खुद को ईरान का अगला शासक मान रहे थे, उनके सपने ट्रंप ने ही तोड़ दिए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान पर जंग थोपकर कैसे मुश्किल में फंस गया है नेटो। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि इस जंग में नेटो उसकी मदद करेगा। अगर अपने सैनिक भी नहीं भेजता तो हथियार जरूर उपलब्ध कराएगा, अपने सैन्य अड्डे भी अमेरिका को इस्तेमाल करने देगा। लेकिन जंग शुरू होते ही जिस तरह यूरोप ने अमेरिका से दूरी बनाई, उससे ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। खासतौर पर ब्रिटेन और स्पेन ने अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने से अमेरिका को रोक दिया, जिसके बाद ट्रंप ने दोनों ही देशों से सभी रिश्ते तोड़ने की धमकी दी है। स्पेन पर तो ट्रंप कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हैं और इस पर पूर्ण व्यापार प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। इससे पहले ट्रंप ने स्पेन से अपने 15 लड़ाकू विमान वापस बुला लिए। यूरोपीय देशों का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप के कुछ देश काफी मददगार रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि कुछ देशों ने कोई मदद नहीं की। जर्मनी ने अच्छा काम किया, लेकिन स्पेन ने कुछ नहीं किया। मैंने तो स्कॉट से साफ कह दिया है कि स्पेन के साथ सारी डीलिंग रोक दे। मैं यूके से भी खुश नहीं हूं। कीयर स्टारमर को मेरी बात पर विचार करना चाहिए। मैं उनसे ही बात कर रहा हूं, मेरी विंस्टन चर्चिल से बात नहीं हो रही। ट्रंप के इस बयान के जवाब में यूरोपीय संसद में स्पेन की सदस्य आइरीन मोंटेरो ने कहा कि अमेरिका और इजरायल अभी इंसानियत की सुरक्षा और स्थिरता के लिए मुख्य खतरा है। स्पेन को तुरंत नेटो छोड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका के सहयोगी होने के चलते हम खतरे में हैं। लोगों को ट्रंप के गैर कानूनी हमलों के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हमें अभी एनर्जी, खाने और जरूरी चीजों की कीमतें रोकनी और कम करनी होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करना होगा। स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्रंप की धमकी का जवाब दिया है। मोनिका गार्सिया ने कहा कि स्पेन अमेरिका की धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। इस वक्त हमारे लिए सॉवरेनिटी और सम्मान की रक्षा करने का समय है। हमें अपने देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। स्पेन सरकार की तरफ से ट्रंप को सख्त जवाब देते हुए कहा गया है कि हम उस किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे जो एक तरफा सैन्य कार्रवाई को लेकर फैसला करता हो। वहीं इटली ने भी अमेरिका को झटका दिया है। इटली ने अमेरिकी नेतृत्व वाले लाल सागर मिशन में शामिल होने से मना कर दिया है। इटली की सरकार की तरफ से कहा गया कि वो केवल रक्षात्मक कदमों का समर्थन करेगी, न कि किसी आक्रामक सैन्य अभियान का। फ्रांस की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपनी सेना को अमेरिकी कमान के अधीन नहीं रखेगा। यानी अब जिस जंग में अमेरिका फंस चुका है वो उसे खुद ही लड़नी पड़ेगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष की। तो दोनों देशों की सीमा पर भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने दोनों ही देशों से दोबारा शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र मिशन ने सुरक्षा परिषद के जनादेश के तहत 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच अफगानिस्तान में कम से कम 123 नागरिकों के हताहत होने के मामले सामने आए हैं, जिनमें 34 लोग मारे गए और 89 घायल हुए हैं। सीमा पर छिड़े संघर्ष के कारण सभी मानवीय मदद की कोशिशों पर ब्रेक लग गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने प्रभावित क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां रोक दी हैं, जिससे लगभग 1,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं और लड़ाई से प्रभावित कई प्रांतों में तीव्र कुपोषण का गंभीर स्तर देखा जा रहा है। इन हालात में संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की अपील की, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है। दरअसल दो देशों के बीच छिड़ी इस जंग में आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, खासतौर पर वो लोग जो बॉर्डर क्षेत्र में रहते हैं। भारी गोलीबारी के बीच उन्हें अपने परिवार को बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना पड़ा। परिवार अलग हो गए, घर तबाह हो गए। अब वो विस्थापित परिवार तत्काल मानवीय मदद की अपील कर रहे हैं, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है, भोजन नहीं है और रहने के लिए कोई छत भी नहीं है।
इस बीच अफगान तालिबान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई कि इस जंग में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। तालिबान ने कहा कि 5 दिनों में अफगान तालिबान डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस लड़ाई में अब तक पाकिस्तान के 150 सैनिक मारे गए, जबकि लगभग 200 सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं और पाकिस्तान के 40 पोस्ट पर तालिबान अफगान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। अफगान तालिबान डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान के इन दावों पर फिलहाल पाकिस्तानी सेना या सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मौजूदा हालात में इस जंग का रुकना बहुत जरूरी हो गया है। अब देखना यह होगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र की अपील पर दोनों देश मानवीय पहलुओं को अहमियत देंगे। आखिर ये जंग कब रुकेगी, ये सवाल बड़ा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में तख्ता पलट के बाद 5 मार्च को आम चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। बीते साल नेपाल में जेनजी आंदोलन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका था, इसलिए इस बार का चुनाव बेहद खास माना जा रहा है। ऐसे में नेपाल में चुनाव से पहले बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन यूएमएल चेयरपर्सन केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीते साल हुए जेनजी आंदोलन पर कहा कि वो भारत और चीन दोनों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वहीं पिछले साल हुए आंदोलन को उन्होंने नेपाल को अस्थिर करने की कोशिश बताया, जिसमें विदेशी शक्तियां शामिल थी। उन्होंने ये भी कहा कि जेनजी के विरोध प्रदर्शन को आपराधिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था। केपी शर्मा ओली ने कहा कि जेनजी आंदोलन एक विध्वंस था जिसने राष्ट्रीय सम्मति को खत्म किया। इसमें छात्रों को ड्रेस में शामिल किया गया था, जो कि अवैध था। हमने नियम बनाया था कि स्कूली बच्चों को आंदोलन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वहां स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को बुलाया गया था। छात्र अपनी मांगे रखकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया। आंदोलन क्रिमिनल एलिमेंट के हाथ में चला गया। उनके बयान से चुनावी माहौल गर्मा गया है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब चुनाव बेहद संवेदनशील है, क्योंकि तख्ता पलट के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन हालात में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगे, क्योंकि नेपाल में आम चुनाव से पहले मधेसा प्रांत में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 लोग के घायल होने की खबर है। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन या समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब नेपाल में मतदान होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, जिससे यह माना जा रहा है कि विस्फोट चुनाव को प्रभावित करने या भय का माहौल बनाने की कोशिश हो सकती है। नेपाल के प्रमुख सियासी दलों ने इस घटना की निंदा की है और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। ऐसे में अब 5 मार्च को होने वाले मतदान पर सभी की नजरें बनी हुई हैं कि क्या बिना किसी बाधा के मतदान हो पाएंगे और इस बार चुनाव के बाद नेपाल में किसकी सरकार बनेगी, ये देखना होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे अंटार्कटिका पर मंडराते खतरे की। तो अंटार्कटिका से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। जिसे हम अब तक सिर्फ बर्फ की मोटी चादर के लिए जानते थे, वहां वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बर्ड फ्लू का एक नया और बेहद खतरनाक स्ट्रेन अंटार्कटिका की वन्य जीव आबादी को पूरी तरह खत्म कर सकता है। चिली के प्रमुख शोधकर्ता विक्टर नेइरा की माने तो इस वायरस की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि अगर ये किसी इलाके में घुस गया तो महज 1 या 2 दिन के अंदर वहां मौजूद 90 से 100% जीव दम तोड़ सकते हैं। सोचिए, कल जहां पेंगुइन की चहल पहल थी, वहां अगले 48 घंटों में सन्नाटा पसर सकता है। दरअसल अप्रैल 2024 में पहली बार स्कुआ पक्षी में मिले ये वायरस अब तक 900 किलोमीटर लंबे तटीय इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है और संक्रमण की लिस्ट लंबी ही होती जा रही है। पेंगुइन, अंटार्कटिक फर सील्स, कॉर्मोरेंट और केल्प गल्स इन सब की चपेट में आते दिख रहे हैं। अंटार्कटिका के इन जीवों के लिए मुसीबत दोगुनी हो गई है। पहली बात तो ये कि इनकी आबादी पहले से ही बहुत कम है और दूसरी बात कि ये इलाका इतना कटा हुआ है कि अगर यहां की प्रजातियां खत्म हुई तो उन्हें दोबारा बसाना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल साल 2021 से बर्ड फ्लू की एक वैश्विक लहर चल रही है, लेकिन अंटार्कटिका जैसे दुर्गम इलाके में इसका पहुंचना पूरे इकोसिस्टम के लिए रेड अलर्ट है, एक अलार्म है। फिलहाल तो वैज्ञानिक सिर्फ नजर बनाए हुए हैं और कोशिश यही है कि यह संक्रमण आगे और ना बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर यह पूरे अंटार्कटिका को वीरान कर सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।